नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हम लोग भारतीय संविधान के जो है पार्ट में पढ़ रहे हैं। इसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे। तो आइए देखते हैं विशेषताएं क्या क्या है। इसमें कुछ पढ़ भी चुके हैं। तो अगली विशेषता जो हम बता रहे हैं उसमें केंद्राभिमुख संविधान की बात है। तो हम भारतीय संविधान की जो विशेषता एक है तो क्या है कि केंद्राभिमुख केंद्राभिमुख संविधान की बात है। भारतीय संविधान कैसा है? केंद्राभिमुख। केंद्राभिमुख का अर्थ होता है कि केंद्र की ओर उन्मुख होना। केंद्र की ओर उन्मुख होना यानी जो शक्तियों का विभाजन है वो राज्यों को ज्यादा न दे करके वो केंद्र की ओर उसका झुकाव अत्यधिक होना, ये है केंद्राभिमुख जो है संविधान की विशेषता है। इसमें कहा गया है कि सबसे पहली बात जो संघ की बात कही गई है वो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत क्या होगा, एक राज्यों का संघ होगा। किसका? राज्यों का संघ होगा। ये संघ की जो बात कही गई है ये कहाँ से कही गई है? कनाडा के संविधान से। ये स्रोत पढ़ा रहे थे तो हमने शायद बताया भी होगा। कनाडा के संविधान से संघ की बात कही गई है। तो इसमें कहा गया है कि राज्यों का संघ होगा। राज्य तो होंगे लेकिन राज्य को स्वतंत्रताएं नहीं होगी, वो संघ से कहीं ना कहीं बंधे हुए होंगे, वो स्वतंत्र नहीं होंगे। और इसमें कहा गया इसके बारे में जो है केसी वियर ने क्या क्या कहा कि केसी वियर ने इसको कहा कि ये अर्धसंघीय संविधान है। अर्धसंघीय क्यों कहा? कि इसमें संघ और राज्य यानी जो संघात्मक संविधान है और जो एकात्मक संविधान है, इन दोनों की विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। इसलिए कहा गया कि ये अर्धसंघात्मक है। केसी वियर ने क्या कहा? केसी वियर ने इसको कहा कि ये क्या है? अर्धसंघात्मक संविधान कहा। अर्धसंघात्मक कहने का उनका सिर्फ तात्पर्य इतना था कि अर्धसंघात्मक इसलिए कहा क्योंकि ये भारतीय संविधान की जैसे एकात्मकता की विशेषता है, यानी एकात्मक संविधान की विशेषता है, उसमें जैसे इकहरी नागरिकता की बात करता है। इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति कहीं ना कहीं जो है वो केंद्र का ही प्रतिनिधि होता है। तो इसके द्वारा राज्यों में राज्य का जो मुख्य प्रतिनिधि है यानी राज्य का मुखिया जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति होना कहीं ना कहीं ये जो है ये क्या नाम के एक एकात्मक संविधान के ओर जो है इसका झुकाव करता है। और आपातकालीन शक्तियों की बात है। आपातकालीन शक्तियां जो है वो केंद्र के अंडर में आती हैं और ये भी एकात्मक संविधान का जो है एक लक्षण पाया जाता है। अब इसमें जो आपातकालीन उपबंध किए गए हैं उसमें केंद्र सशक्त हो जाता है। आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, जो तीन तरह की आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने बात की थी, थोड़ी चर्चा की थी। इसके बारे में और भी आगे चर्चा होगी। तो इस आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत जब केंद्र की सरकार राज्यों पर हावी होती है या किसी राज्य क्षेत्र पर हावी होती है या फिर भारत के किसी विशेष क्षेत्र पर हावी होती है तो वहां पर केंद्र एकात्मक हो जाता है, यानी वहां की सारी शक्तियां जो है वो केंद्र में निहित हो जाती हैं, जिससे ये एकात्मकता का लक्षण इसमें प्रकट होता है। अब एकात्मकता के लक्षण में और भी सारी चीजें हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं की बात है तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है वो केंद्र के अंतर्गत ही आती हैं, केंद्र के अंडर में ही आती हैं। और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की बात हो, राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाए जाते हैं, राज्य सूची के विषय पर
संसद के कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति। अब इसके अंतर्गत आता है कि जैसे राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित करके। इसमें क्या होता है कि अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा में प्रस्ताव पारित किया जाता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक है, तो संसद जो है ऐसे विषय पर कानून बनाती है। तो ये भी एकात्मकता का ही एक लक्षण दिखाई देता है। ये होता है एकात्मकता का। और संघात्मक की बात करेंगे तो संघात्मक में क्या होता है कि संघात्मक में जो है संघ जो है संघ की जो शक्तियां हैं, यानी जो शक्तियां भारतीय संविधान में द्वारा दी गई हैं, उन शक्तियों का विभाजन कहीं ना कहीं केंद्र के अंडर में ना होकर के वो शक्तियों का क्या होता है, विभाजन होता है। राज्य के अंदर में भी कुछ शक्तियां होंगी, जैसे राज्य के अंदर में भी होंगी और केंद्र के अंडर में भी होंगी। और उसमें क्या होता है कि जैसे शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है और उसको राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से क्या होता है, उसमें प्रशासन चलाया जाता है। अब जैसे शक्ति का विभाजन है, संघात्मकता का पहला उदाहरण, पहला लक्षण क्या है कि शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। दूसरा क्या है इसमें संघात्मकता, इसमें संघात्मक संघात्मक में क्या है कि शक्ति का विभाजन, पहला इसका लक्षण है। दूसरा क्या है कि इसमें जो है लिखित संविधान। लिखित संविधान, लिखित संविधान, लिखित संविधान की बात करें और उसके बाद फिर संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। सर्वोच्चता, इसमें संविधान सर्वोच्च होगा। संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करेंगे तो न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होती है। इसमें संघात्मक संविधान के अंतर्गत शक्ति का विभाजन होता है, लिखित संविधान होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका के माध्यम से ही जो है वो भारतीय संविधान का संरक्षण किया जाता है और इसके अंतर्गत ही यानी जो भी शक्तियां, जो राज्य शक्तियां प्राप्त करेगा वो भी भारतीय संविधान से, और केंद्र जो शक्तियां प्राप्त करेगा वो भी भारतीय संविधान से ही प्राप्त करेगा। अब इसके बारे में जो है एकात्मकता और संघात्मकता के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वो जैसे B.R. अम्बेडकर द्वारा कहा गया है कि भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यानी उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान को एक संघात्मक जो है बनाना, इसका एक जो है कोई विशेष प्रयोजन नहीं था, उसको जो है शक्तियों के विभाजन के अंतर्गत रखा गया है और समन्वय किया गया है एकात्मकता और संघात्मकता का, इन दोनों का समन्वय किया गया है। तो B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा, B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारतीय संविधान को जो है संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अब इसमें जो जी ऑस्टिन का विचार आता है, जी ऑस्टिन ने जो है इसके बारे में कहा कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था जो है वो सहकारी संघवाद है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था सहकारी संघवाद।
सहकारी संघवाद, इन्होंने जो है सहकारी संघवाद की संज्ञा दी। और इसमें जो है ये विचार इसमें जो भी किए, उन्होंने बी आर अम्बेडकर ने ये कहा, जी ऑस्टिन ने कहा, और केसी व्हीयर ने जो है अर्ध संघीय जो है संविधान कहा। इसको ना तो संघीय है पूर्णतः, ना ही तो जो है एकात्मक है, इसको कहा कि अर्ध संघीय। और इसी आधार पर इन्होंने कहा कि केंद्राभिमुख संविधान, यानी इसका जो है जो एक विशेष नाम उभर कर आया केंद्राभिमुख संविधान, यानी ये पूर्णतः न तो केंद्र की तरफ है और ना ही राज्यों की तरफ है, ये तटस्थ टाइप में है, जो भी जहां जरूरत पड़ती है जिस तरीके का वैसे इस रूप धारण करता है। अब इसमें अगली विशेषता आती है, उसमें आती है एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता क्या है कि एकहरी नागरिकता के अंतर्गत क्या रखा गया है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता में कहा गया है कि एकल नागरिकता संघात्मक संविधान के सामान्यता जो है दोहरी नागरिकता का उल्लंघन है। जैसे इसको कहा जाए तो संघात्मक संविधान में क्या होता है, संघात्मक संविधान में जो है, संघात्मक संविधान का एक लक्षण होता है कि इसमें जो है एकल नागरिकता नहीं दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है। तो ये दोहरी नागरिकता वाला जो प्रावधान है ये संघात्मकता का लक्षण है, जबकि यहाँ पर एकल नागरिकता की बात कही गई है, यानी ये संघात्मकता का भी उदाहरण नहीं है, यानी संघात्मकता का उल्लंघन कर रहा है क्या, एकल नागरिकता। ये भी एक विशेषता है, क्योंकि एकल नागरिकता हमारे यहाँ जरूरत थी उस समय, इस वजह से जो है एकल नागरिकता अब भी जरूरत ही है, तो एकल नागरिकता की बात कही गई है। अब इसमें अगर ब्रिटिश संविधान की बात करेंगे तो ब्रिटेन में क्या है, जैसे एकल नागरिकता की बात करेंगे तो दोहरी नागरिकता की बात करेंगे, पहले दोहरी की ही कर लेते हैं। तो दोहरी नागरिकता में क्या होता है, ये एक संघ की नागरिकता होती है, संघ की, और दूसरी क्या होती है, दूसरी जो है वो राज्य की होती है, यानी राज्यों की। सबसे पहली बात करेंगे संघ या केंद्र, लिख लीजिए, संघ की या केंद्र की नागरिकता। दूसरी क्या होती है, वो राज्य की नागरिकता होती है दोहरी नागरिकता के अंतर्गत। लेकिन एकल नागरिकता के अंतर्गत क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता, देश की नागरिकता। इसमें दो तरह की नागरिकताएं नहीं होती हैं, सिर्फ एक ही नागरिकता होती है, वो किसी राज्य या देश की नागरिकता या केंद्र की नागरिकता पाई जाती है, ये होती है एकल नागरिकता। अब इसमें अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में जो है, अमेरिका में क्या है कि इसमें अमेरिका की बात करें, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में क्या है, यहाँ पर जैसे उदाहरण देख लें तो अमेरिका में क्या है, यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर राज्यों की और संघ की दोनों की अलग अलग नागरिकता है। और यहाँ जो है अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा क्यों कहा गया है एकहरी नागरिकता का प्रावधान। एकहरी नागरिकता का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि भारत की अखंडता अक्षुण्ण रहे। अखंडता की जो बात की गई है, हमने जो है प्रस्तावना पढ़ाई थी तो उसमें अखंडता शब्द की व्याख्या की थी। तो भारतीय संविधान में जो अखंडता शब्द दिया गया है उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या किया गया है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघीय संरचना के बावजूद भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब इसमें और अगली बात आती है वयस्क मताधिकार की। वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि सबसे पहले भारतीय संविधान जब बना 1950 में, तो संविधान के शुरू में, संविधान के लागू होने पर इसमें जो है जो वयस्क मताधिकार की उम्र थी, वयस्क मताधिकार की उम्र
कि आयु जो है वो 21 वर्ष रखी गई, जिसकी 21 वर्ष इसमें प्रावधान किया गया। अब 21 वर्ष जो रखी गई, जो 21 वर्ष का होगा वो मत देने का अधिकारी होगा, और इसको बाद में संशोधित करके 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या किया गया कि जो 21 वर्ष का प्रावधान इसमें किया गया था उसको 18 वर्ष कर दिया गया। कब? इसमें जो है 89, इसमें क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 326 में संशोधन करके इसकी वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। अब प्रेजेंट में क्या है, 18 वर्ष है, और इसको और भी कम करने की बात कही जा रही है, जबकि जो है होगा नहीं, 18 वर्ष ठीक भी है, 18 वर्ष कर दी गई। अब इसमें जो 18 वर्ष कर दिए, अब मताधिकार में क्या है कि किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है किसी को, लेकिन कुछ इसमें शर्तें हैं, जैसे कि यदि जो है कोई क्या है, अनिवासी है, अनिवास के आधार पर और विकृत चित्त के आधार पर, विकृत चित्त का मतलब होता है कि जैसे दिमागी रूप से हालत उसकी सही नहीं है, वो मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, इस वजह से जो है उसको वयस्क मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। और इसमें होता है भ्रष्ट आचरण की बात करते हैं, भ्रष्ट आचरण को जो है ये इसमें इस आधार पर इन 3 अनिवासी, यदि कोई उस जो है निर्वाचन क्षेत्र का निवासी नहीं है तो जो है मताधिकार का वहां उस जगह पर मताधिकार का जो है अधिकारी नहीं होगा, या फिर भारत का नागरिक नहीं है तो वो जो है वयस्क मताधिकार का अधिकारी नहीं होगा। विकसित मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तब भी वो मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, या तो भ्रष्ट आचरण। ये 3 आधार होते हैं किसी को वयस्क मताधिकार से वंचित करने के। बाकी जो है और कोई आधार नहीं बनता कि आपको वयस्क मताधिकार से वंचित किया जाए। अगली जो विशेषता आती है वो संविधान की सर्वोच्चता की बात आती है। संविधान की सर्वोच्चता जो है वो किसी भी संघात्मक व्यवस्था में अति आवश्यक है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो भी शक्तियों का विभाजन किया जाता है उसमें कहीं न कहीं राज्यों और केंद्र का टकराव होता है। उन राज्यों और केंद्र के टकराव को दूर करने के लिए कहीं न कहीं न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है, क्योंकि यदि न्यायपालिका केंद्र के इर्द गिर्द काम करेगी, संघ के इर्द गिर्द काम करेगी, तो हो सकता है कि उसके पक्ष में कुछ निर्णय दे भी सकती है। इसलिए जो है वो स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो किसी के भी हस्तक्षेप का जो है जगह नहीं होनी चाहिए न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका ये स्वतंत्र होगी तो स्वस्थ संविधान और स्वस्थ न्यायतंत्र की व्यवस्था होगी, और स्वस्थ न्यायतंत्र की व्यवस्था होगी जिस देश में, वहां पर शासन तंत्र सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में जो स्वतंत्र न्यायपालिका की बात है, ये क्या करता है कि संविधान की सर्वोच्चता की बात करता है। इसमें क्या है कि संविधान सर्वोच्च है, संविधान के सर्वोच्चता की बात करता है, संविधान की सर्वोच्चता की बात करता है। तो इसमें संविधान सर्वोच्च है, स्वतंत्र न्यायपालिका के तहत संविधान सर्वोच्च है। ये सत्य के रूप में, यानी कह सकते हैं कि अगर सत्य की बात करेंगे तो सत्य के रूप में जो है वो संविधान सर्वोच्च है। अब इसमें जो संविधान है हमारा, उसमें क्या है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका
जो अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं, यानी जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका, यानी स्वयं न्यायपालिका जो है, ये इसकी शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान है। क्या है? संविधान है। कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका, विधायिका, इनकी शक्ति का स्रोत क्या है? इन तीनों की शक्ति का स्रोत क्या है? वो संविधान है। संविधान है। ये क्या है? इनकी शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान है। ये सारी शक्तियां कहां से प्राप्त करते हैं? भारतीय संविधान से। जबकि ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था नहीं है। ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में क्या सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च है। संसद सर्वोच्च है। संसद की सर्वोच्चता का क्या मतलब है कि संसद जो है वहां पर जो भी कानून बनाएगी, यानी विधायिका, ये वाले जो पोर्शन है, ये जो कानून बनाएगी वो न्यायपालिका भी उसको काट नहीं सकती है, और ना ही न्यायपालिका उसका जो है पुनरावलोकन कर सकती है, और ना ही उसके बारे में उसका निर्वचन कर सकती है। यानी संसद जो है वो सर्वोच्च होगी। कहां पर? ब्रिटेन में। और अमेरिका में इस तरह की व्यवस्था है कि अमेरिका में जो है वो न्यायपालिका सर्वोच्च है। अमेरिका में क्या है? अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में जो है वो क्या है? न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। तो ये हम स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में बताएं कि कहां पर कौन सी सर्वोच्च है। तो न्यायपालिका अमेरिका में सर्वोच्च है, और ब्रिटेन में जो है संसद सर्वोच्च है, और भारतीय संविधान में क्या है कि स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पर सर्वोच्च की बात करेंगे तो यहाँ सर्वोच्च संविधान है, यानी संविधान के अंतर्गत जो सबसे बेहतर होगा उसके अंतर्गत कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका कार्य करेंगे। इनको शक्तियां जो मिलेंगी वो भारतीय संविधान से मिलेंगी। और भारतीय संविधान का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? जनता है। तो यानी अंतिम रूप से अगर कहा जाए कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो अंतिम रूप से भारत में जनता सर्वोच्च है। ये होती है सर्वोच्चता की बात और स्वतंत्र न्यायपालिका की बात। और आगे जो है, आगे है, हम आगे बात करेंगे आपातकालीन शक्तियों की। तो आपातकालीन शक्ति जो है वो भारतीय संविधान में बहुत ही कम ही जो है प्रयोग की जाती है। हालांकि आजकल देखने में मिला है कि जो है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने में भी ज्यादा किया जा रहा है। तो आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति की बात करेंगे तो आपातकालीन शक्तियों में जो है वो 3 तरह के आपात हैं, ये बताए होंगे। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, ये सब, इन सब के बारे में जो है भारतीय संविधान में जो है आपात उपबंध पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो इसमें दूसरा है राज्य आपात, या फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरा जो है वो क्या है? वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का जो अनुच्छेद है वो वित्तीय आपात का अनुच्छेद है 360, और इसका जो है अनुच्छेद 352, और इसका जो है अनुच्छेद 356। अब ये 3 अनुच्छेद हैं। 52 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात, 56 के अंतर्गत राज्य आपात, और 360 के अंतर्गत क्या है? वित्तीय आपात रखा गया है। अब आपातकालीन शक्तियों में क्या होता है कि आपातकालीन शक्तियों के समय केंद्र जो है सशक्त हो जाता है। क्या होता है? केंद्र सशक्त हो जाता है। केंद्र जो है, केंद्र की शक्तियां
केंद्र की शक्तियां बढ़ जाती हैं। अब इसमें राष्ट्रीय आपात के अंतर्गत क्या होता है कि जब किसी क्षेत्र या राज्य में जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो वहां पर केंद्रीय प्रशासन शक्तियों का जो है वो पावर बढ़ जाती है और केंद्रीय प्रशासनिक शक्तियां वहां पर सक्रिय होती हैं। और राष्ट्रीय आपात में जो है राज्य आपात की बात करेंगे तो राज्य आपात में क्या होता है कि राज्य आपात में केंद्र जो है राज्यों को निर्देश देने में किस तरह की व्यवस्था लागू करना है और किस तरह का कार्य करना है ये केंद्र के अंडर में आ जाता है। और वित्तीय आपात अभी तक भारतीय संविधान में संवैधानिक व्यवस्था में प्रशासनिक तंत्र में लागू नहीं हुआ है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, अभी तक लागू मतलब ये कह सकते हैं कि प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग नहीं हुआ। अभी तक जो है ये वित्तीय आपात का प्रयोग नहीं किया गया है, ये अभी तक अछूता रहा है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रयोग किया गया है तो राज्य आपात का प्रयोग किया गया है और राज्य आपात जो है वो सबसे ज्यादा इस समय देखने को मिलता है। अभी भी जो है एक चर्चा महाराष्ट्र की चल रही है जहां पर राज्य आपात के संकट जो है उत्पन्न हो रहे हैं और राज्य आपात लागू हो सकता है लागू भी हो जाए क्योंकि आज फ्लोर टेस्ट है उसका। और राष्ट्रीय आपात की बात करेंगे तो राष्ट्रीय आपात जो है प्रयोग किया गया है समय समय पर 2-3 बार। तो ये होता है आपातकालीन शक्तियों का जो इसमें प्रभाव है। और आपातकालीन शक्तियां जो है वो संघीय अंडर में ज्यादा आती हैं, इस वजह से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान की एक विशेषता ये भी है जो एक एकात्मकता की विशेषता है मैक्सिमम। तो इसमें जो है राष्ट्रीय आपात में ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद आता है न्याय क्या नाम के पंचायतों का। अब पंचायतों की बात करेंगे तो पंचायतों में जो है पंचायत का गठन ही जो है वो इसीलिए होता है कि पंचायत जो है किसी भी राष्ट्र की धुरी होते हैं। पंचायत एक कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर यानी जो एक छोटे स्तर पर ग्राम स्तर पर न्यायपालिका न्याय तंत्र और प्रशासनिक तंत्र की जो स्थापना होती है वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायतों के द्वारा होती है। तो ग्राम पंचायतों की भी आवश्यकता थी। अब इसमें ग्राम पंचायतों की बात करेंगे तो भारतीय शासन व्यवस्था में जो है वो ग्राम स्तर पर यानी जो आधार है ग्राम पंचायतों का गठन, इसका गठन ही जो है वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये जो है केंद्र को जो है शक्तियां प्रदान कर सकें ग्रामीण स्तर से। ये भारतीय ग्राम व्यवस्था जो है इसके आधार है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के आधार क्या है? आधार है, ग्रामीण व्यवस्था के आधार है। और नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों को कहा गया है कि उनका अस्थायी शासन की प्राथमिकता दी गई, यानी अस्थायी शासन जो है उसको प्राथमिक इकाई माना गया है। यानी नीति निर्देशक तत्व में इसको पंचायतों को क्या कहा गया है कि प्राथमिक इकाई माना गया है, प्राथमिक इकाई माना गया है इसका न्याय तंत्र का। यानी न्याय तंत्र की प्राथमिक इकाई क्या है? वो ग्राम पंचायतें हैं। तो ग्राम पंचायतों में जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं जो यहाँ पर विशेषताओं के रूप में सिर्फ बताए जा रहे हैं थोड़े थोड़े करके, बाकी इन सब बारे में विस्तार में चर्चा आगे होगी। तो इसके लिए जो है अब भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं में कहा जा सकता है कि जनता संप्रभु है और भारतीय संविधान जो है वो शक्तियों का स्रोत है और एक कह सकते हैं कि संघात्मक और एकात्मक का एक विशिष्ट समन्वय जो है वो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताओं के रूप में रही है। तो भारतीय संविधान की विशेषताओं में आज की क्लास यहीं तक। अब अगली क्लास जो है वो भारतीय संविधान की विशेषताएं जो है यहाँ से खत्म होती हैं। अगली क्लास हम लोग जो है वो राज्य संघ की बात करेंगे, राज्य क्षेत्र की बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।